हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण 2 सितंबर 2020 के न्यूज़पेपर को आज हम डिस्कस करेंगे उन सभी प्रमुख हेडलाइंस के साथ जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जिंदगी में किसी से अपनी तुलना मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह अपने समय पर ही चमकते हैं। हो सके आपकी तुलना किसी और से की जाती हो कि अमुक स्टूडेंट इतना पढ़ता है, उसका सिलेक्शन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो हर एक चीज़ का समय होता है। हो सके आपका समय अभी ना आया हो, आप अपनी तैयारी को और मजबूत करिए और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी तुलना औरों से की जाएगी, यानी कि आपका भी उदाहरण दिया जाएगा। चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, ब्लैक टॉप पर पहुंची भारतीय सेना। अब वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीनी सैनिकों और उनके वाहनों पर रहेगी सीधी निगाह। दूसरा है, नए माहौल में सतर्कता के साथ जेईई मेंस शुरू। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन की ताज़ा सैन्य चालबाजी को लगातार दूसरे दिन नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की एक अहम रणनीतिक चोटी पर पहुंच गई है। 29 और 30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों के घुसपैठ में नाकाम होने के बाद 31 अगस्त को चीनी सेना ने दोबारा इसी इलाके में अतिक्रमण का प्रयास किया, मगर भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के इरादों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही ब्लैक टॉप पर पहुंच गई है। पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे के निकट की यह चोटी भारत के ठाकुंग इलाके में है, जहां अब भारतीय सैनिक मजबूत स्थिति में जमे हैं। इस चोटी से वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार चीनी सैनिकों और उनके वाहनों की आवाजाही पर भारतीय सैनिकों की सीधी निगाह रहेगी। यह सैन्य तनाव के बावजूद माहौल में रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। भारतीय सेना के इस कदम से एलएसी पर पैंगोंग झील के इलाके में भारतीय सैनिकों की स्थिति मजबूत हो गई है। इससे बौखलाए चीन ने भारतीय सेना पर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन करते हुए एलएसी के अतिक्रमण का आरोप लगाया है। भारत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि एलएसी पर चीन भड़काने वाली हरकतें कर रहा है। नेक्स्ट है, नए माहौल में सतर्कता के साथ जेईई मेंस शुरू। कोरोना संकट और राजनीतिक विरोध के बीच देश के उच्च इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा की शुरुआत हो गई है। शिक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि पहले दिन की परीक्षा सामान्य ढंग से संपन्न हुई है। यह परीक्षा 6 सितंबर तक चलेगी। इस साल परीक्षा एक नए माहौल में शुरू हुई है, जहां सजगता सतर्कता को हर जगह महत्व दिया गया है। महामारी से बचाव के लिए सावधानी के इंतजाम कड़े थे। पूरे देश के परीक्षा केंद्रों में एक जैसा नज़ारा देखने को मिला। अभ्यर्थी टुकड़ों टुकड़ों में केंद्रों में आए और बाहर निकले। गेट्स पर सैनिटाइजर थे, छात्र छात्राओं को मास्क दिए गए और शारीरिक दूरी का ख्याल रखा गया। देश भर के करीब 660 केंद्रों पर शुरू हुई जेईई मेंस के लिए 8.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इनमें से करीब 8 लाख ने प्रवेश पत्र डाउनलोड भी कर लिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए ने अभ्यर्थियों को अंतिम समय तक प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का विकल्प दिया है। इस परीक्षा के शुरू होने के बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब विरोध के स्वर दब जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को ट्वीट कर विरोध को और हवा दे दी है। तो ये नेशनल न्यूज़ थी हमारे लिए दो। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है और वो है कि बिडेन ने 32 बार नाम लेकर कहा, शहरों को आग में झोंक रहे हैं ट्रंप। अमेरिका की चुनावी जंग अब इस बात पर आग टिकी है कि कौन देश को सुरक्षित रख सकता है और कौन खतरे में डाल सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह डेमोक्रेटिक प्रत्याशी जो बिडेन भी अब सीधा वार कर रहे हैं। हालिया भड़की हिंसा के दौरान दोनों एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लेने वाले बिडेन ने पिट्सबर्ग के चुनावी भाषण में 32 बार ट्रंप का नाम लिया। दंगाइयों और लुटेरों को कानून के कटघरे में खड़ा करने की मांग करते हुए बिडेन ने कहा, ट्रंप उजाला फैलाना नहीं चाहते हैं। वह हमारे शहरों को आग में झोंक रहे हैं। वह हिंसा को नहीं रोक सकते क्योंकि वह वर्षों से इसे भड़का रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज।
बिजनेस पेज में दो न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है 10 साल में चुकाना होगा एजीआर विवाद पर लगेगा विराम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अंतिम फैसला पालन सुनिश्चित करें। दूसरी न्यूज़ है सप्लाई चेन में चीन का वर्चस्व होगा खत्म, सप्लाई चेन बनाने के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ आए हैं। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर में पिछले कुछ वर्षों से चल रहा एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये का मामला अब सुलझ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, टाटा टेली सर्विसेज जैसी देश की प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को एजीआर बकाये का भुगतान 10 वर्षों में करने की अनुमति दे दी है। इन कंपनियों को चालू वित्त वर्ष में बकाये का 10% भुगतान करने को कहा गया है। वैसे केंद्र सरकार ने कंपनियों को भुगतान के लिए 20 साल का समय दिया था, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का फैसला कंपनियों के लिए पूरी तरह से सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को चेतावनी भी दी है कि भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा और उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। न्यायमूर्ति अरुण मिश्र की खंडपीठ ने इस बारे में फैसला सुनाते हुए कहा कि यह अंतिम फैसला है। संबंधित दूरसंचार कंपनियों के प्रमुखों को कहा गया है कि वे 4 हफ्ते के भीतर इस फैसले को स्वीकार करने के संबंध में पर्सनल गारंटी दें। ऐसी कंपनियां जिन्हें एजीआर चुकाना है लेकिन जो दिवालिया प्रक्रिया में चल रही हैं, उनके बारे में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को फैसला करने को कहा गया है। दूरसंचार कंपनियों पर सरकार का एजीआर के तौर पर तकरीबन 1.60 लाख करोड़ रुपए का बकाया है। अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में सभी दूरसंचार कंपनियों से एजीआर वसूली का फैसला सुनाया था। दूसरी न्यूज़ है ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के वर्चस्व को खत्म करने के लिए भारत, जापान और चीन ने मंगलवार को साथ मिलकर कदम बढ़ाने की घोषणा की है। तीनों देशों के वाणिज्यिक व उद्योग मंत्रियों की इस संबंध में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बैठक की गई है। जल्द ही इस साझा कार्यक्रम में अमेरिका के जुड़ने की संभावना है। इस मौके पर भारत के वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 3 देश प्रशांत महासागर वाले क्षेत्र में मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन बना सकते हैं। इसमें जोखिम भी नहीं होगा और मूल्य में भी स्थिरता रहेगी। बैठक के दौरान चीन का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के साथ अमेरिका भी ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की दादागिरी को खत्म करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया खुले तौर पर चीन की आलोचना करता रहा है। जापान चीन से निकलने के लिए कई कंपनियों को इंसेंटिव दे रहा है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं हमारे लिए। पहला आर्टिकल है विकसित करनी होगी स्वच्छता की संस्कृति। हमें आत्मविश्लेषण करना होगा कि क्या हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, आखिर हम समस्या का हिस्सा बन रहे हैं या समाधान का। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है तरुण गुप्त द्वारा। दूसरा आर्टिकल है एक संदिग्ध चोर की मौत। दिल्ली में भीड़ की हिंसा में किसी की, यहाँ तक कि एक चोर की भी जान जाना उतनी ही गंभीर है जितनी झारखंड में थी। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एसोसिएट एडिटर राजीव सचान द्वारा। तीसरा आर्टिकल है बुरी नियत वाला पड़ोसी। जिस तरीके से चीन विस्तारवादी नीति को अपना रहा है, उसी पर लिखा गया ये आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। हर साल के दौरान ऐसे पड़ाव अवश्य आते हैं जब मुख्य धारा के मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक कुछ सिलसिले स्वयं को दोहराते दिखते हैं। जैसे प्रचंड गर्मी और कड़कड़ाती सर्दी के दौरान विमर्श की धुरी ग्लोबल वार्मिंग और विषम मौसमी परिस्थितियों पर टिकी होती है। दिवाली के आसपास वायु प्रदूषण के कारण और निवारण पर मंथन होता है। इसी बीच मानसून के दौरान विमर्श जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित हो जाता है। इससे लोगों द्वारा हताश होकर कुंठित भाव से अपने अव्यवस्थित शहरी बुनियादी ढांचे और निम्न स्तरीय स्वच्छता के परिदृश्य पर खींच की अभिव्यक्ति होने लगती है। यह विषम चक्र इस तरह निरंतर चलता रहता है कि आम आदमी सुधारवादी प्रयासों के अस्तित्व को लेकर ही संशय में पड़ जाता है। इसकी शुरुआत बाबा आदम के जमाने वाले निकासी तंत्र के साथ करते हैं। प्रत्येक भारतीय शहर में कई किलोमीटर लंबे खुले ड्रेन यानी नाले या नालियां हैं। जब उनका निर्माण हुआ तब इन शहरों की आबादी 40 से 50 गुना तक बढ़ गई है। उस पुराने ढांचे में किसी आधुनिक परिवर्तन संशोधन के अभाव में
एक मामूली बरसात ही उनकी पोल खोलकर रख देती है। हमारे शहरों में सीवेज नेटवर्क समस्या के दो पहलू हैं। इन शहरों के लिए एक किसी कलंक से कम नहीं है। खुले नालों को लेकर कुछ और प्रश्न उठते हैं। आखिर उन्हें खुला छोड़ा ही क्यों जाना चाहिए? जब तक नाले खुले आसमान के नीचे बहते रहेंगे तब तक सीवेज शोधन नियंत्रणों के चालू रहने के बावजूद वे एक बड़े डस्टबिन के रूप में मौजूद रहेंगे जिनमें गंदगी और कचरा अपना रास्ता तलाशते रहेंगे। इसमें गिरने से लोगों की त्रासद मौत भी होती रहती है। ऐसे में हमें इन्हें ढकने की योजना बनानी होगी। इसमें भारी भरकम लागत जरूर आएगी। इसके अलावा स्थानीय निकायों के लिए कचरा प्रबंधन एक और महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके तहत उन्हें प्रत्येक घर में कचरा इकट्ठा करके उसे अलग अलग हिस्सों में बांटने और उनके उचित निपटान की ठोस व्यवस्था बनानी होगी। हमारे शहर अभी भी कचरा नियंत्रण संयंत्रों की बाट जो रहे हैं। एक सौंधी खुशबू की याद दिलाता हूँ। जब बारिश की बूंदें तपती हुई धरती पर गिरकर मिट्टी को महका देती हैं, एक पीढ़ी शायद उस अनुभव के लिए तरसेगी। कोई हैरानी नहीं है कि दुर्गंध जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में छा गए हैं। ऐसे में प्रलय के लिए क्या हमें किसी कृत्रिम वायरस की दरकार है? हमारी आंतरिक मलिनता ही तो है हमारे लिए अभिशाप नहीं बनती गई। प्रतीत होता है कि हमारा समाज गंदगी बर्दाश्त करने का अभ्यस्त हो गया है। कचरा फैलाना और नियमों की अवहेलना जारी है। हमें आत्मविश्लेषण करना होगा कि क्या हम अपना दायित्व निभा रहे हैं? हम समस्या का हिस्सा बन रहे हैं या समाधान का? वास्तव में हमारी इच्छाएं ही हमारे चरित्र को अभिव्यक्त करती हैं। एक राष्ट्र के तौर पर हम सभी स्वच्छ शहर, स्वस्थ समाज और स्वास्थ्यप्रद वातावरण की कम से कम कामना तो करें। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। एक संदिग्ध चोर की मौत। राजधानी दिल्ली के नारायणा इलाके में बीते शुक्रवार को एक संदिग्ध चोर की पीट कर हत्या कर दी गई। उसे मोबाइल चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने पकड़ा और फिर एक पार्क में पेड़ से बांधकर लोहे की छड़ और डंडों से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। हालांकि एक शख्स ने इस संदिग्ध चोर की पिटाई करने वाले को रोका, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। वे गुस्से में थे क्योंकि एक संदिग्ध चोर का साथी मोबाइल लेकर भाग गया था। यह घटना पुलिस थाने से चंद कदमों की दूरी पर हुई। आखिर इतने बड़े देश में एक संदिग्ध चोर की मौत पर कौन आंसू बहाता है? यह संदिग्ध चोर पहले भी 3-4 बार चोरी करने के आरोप में जेल जा चुका था। वह कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आया था। सहज ही इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है कि वह चोर ही था, क्योंकि उसकी पत्नी का कहना है कि पास पड़ोस में जब कहीं चोरी होती थी तो पुलिस उसे पकड़कर ले जाती थी। जैसे यह एक संदिग्ध चोर था, वैसे ही झारखंड के सरायकेला का तबरेज अंसारी भी था। दोनों अभागे थे और दोनों भीड़ की हिंसा का शिकार हो गए। अंग्रेजी अखबारों ने तबरेज की मौत पर खास तौर से पन्ने काले किए। उनकी ओर से इस पर चिंता और क्षोभ व्यक्त किया जाता रहा कि भारत में भीड़ की हिंसा को और भी सांप्रदायिक किस्म की हिंसा खतरनाक रूप ले रही है। तबरेज की मौत का संज्ञान न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ बीबीसी ने भी लिया और विकिपीडिया ने भी। कुल मिलाकर देश में खबरों से 2-4 रहने वाला शायद ही कोई नागरिक हो जिसे यह पता ना हो कि तबरेज कौन था और उसने उसके साथ क्या हुआ। भले ही 4 दिन पहले भीड़ की हिंसा का शिकार हुए संदिग्ध चोर के बारे में देश तो क्या पूरी दिल्ली भी अवगत ना हो, लेकिन तबरेज का मामला अब भी चर्चा में है। तबरेज की पत्नी ने इसे 18 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर पति की हत्या की जांच सीबीआई से कराने के साथ अपने लिए 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी मांगी है। इस आशय की खबर को दक्षिण भारत के अखबारों ने भी महत्व दिया। दिल्ली में मारे गए संदिग्ध चोर को लेकर शायद ही भूले से कोई चर्चा हो रही हो भी क्यों? उसकी मौत से सेक्युलरिज्म, सहिष्णुता वगैरह को तो कोई खतरा ही नहीं है। शायद यह खतरा तब पैदा किया जाता और असहिष्णुता भी तभी बढ़ती दिखती जब राहुल की जगह कोई तबरेज भीड़ का हिस्सा शिकार होता। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। बुरी नीयत वाला पड़ोसी। भारतीय सेना की ओर से धोखेबाज चीन की सेना को उसी की भाषा में करारा जवाब दिए जाने के बाद चीनी नेतृत्व जिस तरह गर्जन तर्जन कर रहा है उसकी खिसियाहट के अलावा और कुछ नहीं है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर छेड़छाड़ करके उल्टे भारत को अतिक्रमणकारी बताता चला आ रहा चीन अब यथास्थिति बनाए रखने का राग अलाप रहा है।
यह मक्कारी ही है, क्योंकि बीते 3-4 माह से सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने के भारत के आग्रह को वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने में लगा हुआ है। इस बारे में उसने कम से कम 1 दर्जन बार बात हुई, लेकिन वह कुल मिलाकर धूर्तता का ही परिचय देता रहा है। उसकी ओर से यह कहा जाना तो शरारत की पराकाष्ठा है कि उसने कभी किसी देश की 1 इंच जमीन नहीं कब्जाई है। तिब्बत को हड़पने, 1962 के युद्ध में भारत के एक बड़े भूभाग पर कब्जा जमाने और दक्षिण चीन सागर में बेशर्मी से दावा करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताने वाले देश आखिर किस मुंह से यह कह रहा है कि उसने कभी किसी जमीन पर कब्जा नहीं किया है? यदि दुनिया किसी देश का निर्लज्ज विस्तारवादी नीति से त्रस्त है तो वह चीन है। यह भी चीन ही है जो उत्तर कोरिया और पाकिस्तान के रूप में दुनिया के सबसे बिगड़ैल देशों का संरक्षक बनने में गर्व का अनुभव करता है। तो ये एडिटोरियल पेज था। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि यूएस ओपन में पहली बार जीते सुमित नागल। भारत के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के पुरुष सिंगल्स टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने मंगलवार को ग्रैंड स्लैम इतिहास में पहली बार अपना मुख्य ड्रॉ का मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया। हरियाणा के झज्जर के रहने वाले नागल ने यूएस ओपन के अपने पहले दौर में विश्व रैंकिंग के 129वें स्थान पर काबिज अमेरिका के ब्राडल क्लान को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। विश्व रैंकिंग में 124वें स्थान पर काबिज नागल ने 2 घंटे 12 मिनट तक चले 4 सेट के मुकाबले में अपने अमेरिकी प्रतिद्वंदी पर दबाव बनाए रखा और 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से जीत दर्ज की। नागल से पहले यूएस ओपन में भारत के लिए कोई सिंगल मैच 7 साल पहले 2013 में सोमदेव देवबर्मन ने जीता था। तब सोमदेव ने पहले दौर के मुकाबले में स्लोवाक लुकास लाको को 4-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-4 से हराया था। तो ये आज का यानी 2 सितंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।